हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल की एक आपने एक्सिस लेनी है और उस एक्सिस के ऊपर आपको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जब मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, वो चीज हमें फाइंड करनी है। अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, कहां पे फाइंड करना है, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर। डायग्राम कुछ इस तरह से आपकी बनेगी। इसको बनाने से पहले एक बार मैं आपको सिखा भी दूं कि डायग्राम बननी कैसे है। देखिए, तो ये आपने एक कॉइल मान लेनी है कुछ इस तरह से आपको जो दिख रही है। ठीक है, डायग्राम प्रॉपर आप ऐसे बना लेना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने डायग्राम बनानी कैसी है अपने एग्जाम में, और अपनी कॉपी के ऊपर नोट कैसे करना है। तो ये इस तरह से आपने एक कॉइल मान लेनी है। ठीक है, ये आपकी एक कॉइल है। ओके, और इसकी एक एक्सिस चाहिए आपको, जिसके ऊपर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये सेंटर है इस कॉइल का, यानी कि सर्कुलर कॉइल का, और ये क्या है, इसकी एक्सिस है। यहां पे आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जिस कॉइल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसकी एक्सिस मैंने मान ली। और ये सेंटर जो है इस कॉइल का जो सेंटर है, उसका नाम दे देता हूं, जो कि क्या है, ओ। सेंटर क्या मान लिया मैंने, ओ। यहां पे बेसिकली मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है बायोट सावर्ट लॉ। और बायोट सावर्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि स्मॉल एलिमेंट के साथ काम करता है, जो कि क्या होता है, डीवी इक्वल्स टू के। और के की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये फार्मूला है आपका किसका, वायोट सावर्ट लॉ का। एक्चुअली वायोट सावर्ट लॉ सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, कितना, आई करंट फ्लो हो रहा है। ये आई करंट फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है। और इस कॉइल का सेंटर ओ है, और ये इसकी क्या होगी, एक्सिस होगी। और मान लीजिए आपको इस पॉइंट के ऊपर, इस कॉइल की इस एक्सिस के ऊपर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ पे फाइंड करनी है तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लीजिए। करंट एलिमेंट क्या होता है, डीएल। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट मान लो, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपको कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे करनी है। किस करंट एलिमेंट के कारण करनी है, इस करंट एलिमेंट के कारण करनी है। क्योंकि हम मान लेते हैं ये पूरी कॉइल है, जो छोटे छोटे करंट एलिमेंट की मिलकर बनी हुई है, डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल। ये सारे डीएल एक दूसरे के साथ मिलके एक क्या बना रहे हैं, कॉइल बना रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस भी नाप लेते हैं भाई, डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके, कहां से लेके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है आपका, वो कितना डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आपका x। तो ये मान लेते हैं ये कितना है आपका, ये आपका p, c नाम दे दिया इसको हम बाद में फाइंड करेंगे। और ये जो है, ध्यान से देखना, ये जो आपकी कॉइल है, जो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, सर्कुलर है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये कितनी वैल्यू मान ली मैंने, आर, मतलब इसको नाम दे दो ए। कितना नाम दे दिया मैंने, ए। ए क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल। एक्स क्या है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल टू पी तक आपका क्या है, डिस्टेंस है एक्स। किसका, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। पहली बात समझ आई होगी। ओके, जैसे यहाँ पे हम वायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे, वायोट सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, ये आपका करंट एलिमेंट है, ये आपका, ये तो आपका हो गया करंट एलिमेंट, जो कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको करंट एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कैसी आती है, परपेंडिकुलर आती है दोनों एक्सिस के, जो कि आपका ये डिस्टेंस होता है और ये करंट एलिमेंट होता है, जो आपका ये करंट एलिमेंट होता है, इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली फॉर एग्जांपल वो क्या दोनों के परपेंडिकुलर हो, जिसको मैं किसके साथ दिखा रहा हूँ, इस एक्सिस के साथ दिखा रहा हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ कितना है ई, कितना नाम दे दिया ई। और ये जो करंट एलिमेंट यहाँ पे इस पे पी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कितनी एंगल बना रहा है, फाइव एंगल बना रहा है, कितने एंगल बना रहा है, फाइव। उम्मीद करता हूँ आपकी इतनी सी बात समझ आई होगी। मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। ये कॉइल है, इसके अंदर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है, इसका रेडियस कितना है, ए है, और जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है पी पॉइंट के ऊपर, सेंटर से लेके पी तक डिस्टेंस कितना है, एक्स है। यहाँ पे आपने करंट एलिमेंट मान लिया सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, पर यहाँ पे जो एंगल बन रही है सी पी ओ, जो एंगल बन रही है वो कितनी है आपकी, फाइव। जैसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि इसके और इसके क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लीजिए वो किस डायरेक्शन में, पीई डायरेक्शन में है। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी आपको, इट विल बी डीबी, क्योंकि आप बायोट-सावर्ट लॉ यूज करने वाले हो यहाँ पे। तो ये सारी बातें मैंने आपको जो समझाई यहाँ पे लिखी हुई है। कंसीडर ए कॉइल जिसका रेडियस कितना है, ए है, सेंटर क्या है, ओ है। लेट द प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ पेपर के। यानी कि कॉइल आपने ऐसे नहीं रखी हुई है, कॉइल आपने ऐसे रखी हुई है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है उसका प्लेन ऑफ पेपर के। इसलिए मैंने देखो ये आपको पूरा सर्कल नहीं दिख रहा, ये ऐसे ऐसे करके पेज को काट रही है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके ना होके ऐसे करके है, ठीक है, कॉइल जो है। अच्छा, जो कि क्या है, प्लेन ऑफ एंड करंट आई फ्लोइंग इन द कॉइल इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में दिखाया हुआ कैसे चल रहा है करंट आपका, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो एक पी पॉइंट है जहां किसके ऊपर, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस कितना, एक्स फ्रॉम द सेंटर ओ, ओ से, यानी कि ओ पी कितना आपका एक्स है। अब यहाँ पे आपको दो स्मॉल करंट एलिमेंट मानने हैं, तो मैंने तो अभी एक माना है, तो दो स्मॉल एलिमेंट ऑफ कॉइल ईच ऑफ लेंथ कितना, डीएल। कहाँ पे मानना है, एक सी के ऊपर एक डी के ऊपर, विच आर सिचुएटेड एट ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एज। जैसे यहाँ पे मैंने एक सी पॉइंट माना ना, डिट्टो एक आपने एक और पॉइंट मान लेना है कितना, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट डी पॉइंट। और इसका भी ऑब्वियस सी बात है, इसका भी जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक सेम ही होगा, ऐसे करके। और ये भी कितनी एंगल बना रहा होगा, अगर वो 5 बना रहा तो ये भी एंगल कितनी बना रहा होगा, 5 एंगल बना रहा होगा। और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी यहाँ तक आपको। तो यहाँ पे वही लिखा है, एंगल सीपीओ एंड एंगल डीपीओ दोनों क्या है, फाई है। एंगल सीपीओ एंड एंगल डीपीओ क्या है, फाई है, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। और आर क्या है, पीसी इक्वल्स टू पीडी इक्वल्स टू किसके बराबर है, आर के बराबर। क्या बोला मैंने, पीसी और पीडी दोनों बराबर हैं। ये भी कितना है, आर है, इधर लिख देता हूं मैं। ये भी कितना है आपका, आर है, और ये भी कितना है आपका, आर है। और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे इसकी वैल्यू, आप इसको ध्यान से देखो। ये एक ट्राइंगल बन चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है व्हाट इज हाइपोटेन्यूज थ्योरम। तो आपकी उस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, पीसी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहां से मैं लिख देता हूं, इट विल बी पीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। पीसी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओसी की स्क्वायर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वायर, और ओपी की कितनी है आपकी, बताओ मुझे, ओपी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पता चल जाएगी, आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूं मैं, और समझते हैं इसको, और डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें समझने के लिए। तो देखिए, मैं इस डीवी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट होगा मेरा ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा मेरा ये वाला। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखो, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे।
दोनों कैसी हैं 90 डिग्री पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, जब मैं ये एंगल्स बता रहा हूँ बाद में इरेज कर दूंगा। तो टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक एंगल कितनी है 90 डिग्री। अगर ये 90 है और ये 5 है तो क्या मैं ये वाली एंगल बता सकता हूं? देखना ध्यान से, देखो ये तो पूरी क्या है 90 डिग्री, तो मैं क्या ये एंगल फाइंड कर सकता हूं? आप बोलोगे सर कर सकते हो। मैं पूछूंगा कितनी है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री -5 है। दूसरी चीज मैंने पहले ही बोली तुम लोगों को, वो क्या है? ये वाली एंगल देखना ध्यान से, ये वाली, मैं कलर चेंज करता हूं इसका। हाँ ये वाली, ये क्या है? ये भी क्या है आपकी 90 डिग्री एंगल, इसकी बात कर रहा हूं, है ना। ये कितनी है 90, और ये कितनी है आपकी 90 -5। तो क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो? आपको ये एंगल पता है 90 -5 है, और यहां से लेके यहां तक भी पता है कितनी है 90 है, तो ये कितनी होगी? इट विल बी 90 डिग्री माइनस कितनी, माइनस कितना 90 डिग्री -5। कैसे लिखा मैंने, ध्यान से फिर से देखो, यहां से लेके यहां तक, देखो मैं इरेज करता हूं इसको, अच्छे से देखना। देखो मैं क्या कौन सी एंगल बता रहा हूं, ये वाली। यहां से लेके यहां तक एंगल कितनी है 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां से लेके यहां तक एंगल कितनी है 90 -5 है। तो क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हो? तो कितनी आएगी ये एंगल आपकी? टोटल एंगल कितनी है 90 डिग्री, और ये एंगल माइनस कर दो तो पीछे यही बचेगी ना। तो ये एंगल कितनी आ जाएगी आपकी 90 -5 आ जाएगी। ओपन करोगे क्या आएगा 90 -5 प्लस 5 आएगा, और ये कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा 5। यानी कि ये एंगल कितनी है आपकी 5 है। तो यहाँ पे एंगल 5 कितनी आज कैसे आई है वो मैंने आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अच्छे से इसको वापस समझ लेना, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे समझाते हैं हमने किया क्यों ये। यहाँ पे आपने 11th रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अच्छे से समझे हुए हैं, और यहाँ पे अब आपको पता चल चुका है यहाँ पे एंगल कितनी है आपकी 5, जो कि मैंने रीजन बता दिया क्यों है 5। कितनी एंगल है यहाँ पे आपकी 5। मैंने आपको क्या बताया हुआ है 11th में, ये डीबी को आपने रिजॉल्व किया, जिसके साथ एंगल होती है उसके साथ क्या आता है कॉस। तो यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट आपका डीबी कॉस 5। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा जिसके साथ एंगल नहीं होती, उसका नाम क्या हो जाएगा डीबी साइन 5। कितना हो जाएगा डीबी साइन 5 हो जाएगा। तो मैंने डीबी को रिजॉल्व किया। सिमिलरली आपने क्या करना, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक जैसे हैं, सी और डी हमने क्या लिया डायमेट्रिकली ऑपोजिट लिए। तो जितना डिस्टेंस इधर आ रहा है इतना ही डिस्टेंस इधर आ रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी बना है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बना आपका डीबी बना। तो सेम चीज चलेगी इसके अंदर। इसमें भी क्या होगा, ये कंपोनेंट बनेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे भी ग्रीन कलर लेता हूं, यहां पे भी क्या होगा आपका डीबी बनेगा आपका, ये डीबी बनेगा। और इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं दो कंपोनेंट्स में, एक ये और इसको रिजॉल्व किया ऐसे करके। और जब इसको जैसे मैंने रिजॉल्व किया तो एंगल जैसे यहाँ पे 5 आई थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे एंगल कितनी आ जाएगी 5। और इसका नाम क्या हो जाएगा डीबी कॉस 5, और इसका नाम क्या हो जाएगा डीबी साइन 5। ये कंप्लीट आपकी डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आई है तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, जो कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, डीबी कॉस 5, तो यहाँ पे क्या है डीबी कॉस 5, सेम कंपोनेंट्स हैं पर दोनों ऑपोजिट हैं। कोई भी दो कंपोनेंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। यानी कि डीबी कॉस 5 और डीबी कॉस 5 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर डीबी साइन 5 दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। सेम कहानी इधर के लिए चलेगी। अगर एक इधर कंपोनेंट लिया एक इधर कंपोनेंट, यानी कि एक इधर करंट एलिमेंट लिया एक इधर करंट एलिमेंट लिया, यहां पे भी यही होगा, डीवी साइन 5 ऐड हो जाएंगे और डीवी कॉस 5 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इधर लेते और एक इधर लेते, सेम इसके साथ होता, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसी के बेस के ऊपर हमने डेरिवेशन करनी है जो मैंने आपको समझाया। तो सेम डायग्राम यहाँ पे आपकी कंप्लीट बनी हुई है। ये डायग्राम कैसे बनी है वो मैंने अभी आपको सिखा दी। तो चलिए अब डेरिवेशन करते हैं हम कंप्लीट इसकी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट सी। इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी इस करंट एलिमेंट के कारण जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कौन कितनी डीबी,
उसका हम वैल्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवला, जो कि क्या होगी, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होती है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस को स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया था हमने, आर, तो क्या होगा आर का स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना है, एक्चुअली ये जो ए है ना, इट इज वेरी स्मॉल, ए आपका बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। जब ए स्मॉल है, छोटा सा सर्कल है, और ये जो लाइन होगी, ये जो आर है, ये कितनी एंगल बनाएगा आपका, यहाँ पे करंट एलिमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो थीटा यहाँ पे आपका कितना है, 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन क्या आएगा, 90 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आर, और आर की वैल्यू कितनी थी बताओ मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थी, अभी ड्राइव करके आए हो पीछे, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डीवी कितना आ जाएगा आपका, डीवी विल बी म्यू नॉट साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई डी एल अपॉन स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर के साथ क्या आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है इसके 4 पाई। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ आई होगी, ये कैसे कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो मैं इसको कर देता हूं हाईलाइट, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बन गया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने डीवी फाइंड की, जो पीछे मैंने डायग्राम भी बनाई थी सेम, ये देखो, ये डीवी की वैल्यू मैंने लिखी है इक्वेशन फर्स्ट से। आगे द डायरेक्शन ऑफ डीवी, वो जो कि मैंने बताया था परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ डीवी इज क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू किसके, डीएल और आर के। आर के और डीएल के क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या, इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि ऐसे करके बनाया मैंने इसको, वहां पे वही लिखा है, तो क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है डीएल और आर के, एंड इज डायरेक्टेड एज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। और इसको किसके हिसाब से देते हैं हम, राइट हैंड स्क्रू रूल के साथ देते हैं, एक्टिंग अलोंग किस तरफ है, पीई की तरफ है, परपेंडिकुलर जो कि किसके, सीपी के, सीपी के क्या है, परपेंडिकुलर। व्हाट इज सीपी, सीपी ये है आपका सीपी, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है, तभी ये एंगल यहाँ पे आपकी फाई शिफ्ट हो पाई थी, मैंने अभी बताया था पीछे आपको। ओके, सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डी इज गिवन बाय, यहाँ पे करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली मैंने ऑपोजिट लिया था, इसके कारण भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनी, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपका, आर है। करंट एलिमेंट में आपने क्या लिया, सेम लिया, जो कि डीएल है, तो यहाँ पे भी डीवी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सेम जो अभी ड्राइव करके है, डीवी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पीएफ परपेंडिकुलर टू डीपी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डीपी के परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है, पीएफ की तरफ है, ऐसे करके। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो तो डीवी और डीवी डैश, इसका नाम क्या दिया मैंने, डीवी डैश, इसका नाम क्या दिया, डीवी डैश, वहां पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, ये देखो यहाँ डीवी डैश लिखा है, और यहाँ पे भी क्या है आपका डीवी डैश, और ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चला। और कितनी है, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वहां यहाँ पे वही लिखा है, एंगल सीपीओ एंड एंगल वाईपीई, कौन सा, सीपीओ, और एंगल कौन सी, बाई पीई, ये एंगल फाई, दोनों क्या है, किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे होगी, मैंने अभी पीछे बताया था आपको पूरा तरीके से, स्क्रीनशॉट भी लेने को बोला था। सिमिलरली एंगल कौन सी, डी पी ओ, और एंगल बाई डैश पी एफ, कौन सी, वाई डैश पी एफ, इसका क्या नाम रखा उन्होंने, ये देखो यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ, ये बनाई थी डायग्राम, ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश, तो वाई डैश पी, और इसका नाम क्या है, एफ, एफ किसके बराबर है आपका, इस एंगल के बराबर, और ये एंगल जो है किसके बराबर है, इसके बराबर, बस ये बात लिखी हुई है यहाँ पे आपने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ये एंगल आपकी क्या है, इक्वल। तो मैंने क्या किया, डीबी को और डीबी डैश को क्या कर दिया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। डीबी को रिजॉल्व किया तो एक क्या मिला मुझे, डीबी कॉस फाई, दूसरा मिला मुझे डीबी साइन फाई। दूसरे को रिजॉल्व किया, इसका नाम क्या है, डीबी डैश कॉस फाई, दूसरा कौन सा है, डीबी डैश साइन फाई आया। ये कैसे आया, मैंने अभी डेरिवेशन की थी आपकी। तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा था डीबी डैश, तो इसका नाम क्या होगा, डैश, इसका नाम भी लगा दोगे क्या, साथ में डैश लगा दोगे, ठीक है। ओके, कैसे रिजॉल्व किया, इनके नाम भी दे दिए, किसके किसके अलोंग है। तो डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई किस तरफ है, पी वाई की तरफ है। डीवी साइन फाई किस तरफ है, पी एक्स की तरफ है। सिमिलरली डी डैश डीवी डैश कॉस फाई किस तरफ है, पी वाई डैश की तरफ है। और डीवी डैश साइन फाई किसकी तरफ है, आपका पी एक्स की तरफ है। जहां से जो मैंने बात समझाई थी यहाँ पे वही लिखी है, क्या लिखा है, सिंस द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्टिंग अलोंग पी वाई एंड पी, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ साथ साथ में, जो कंपोनेंट लग रहे हैं किस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, पी वाई और पी वाई डैश के तरफ, वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग पी एक्स, वो मैग्नेटिक फील्ड जो किस तरफ लग रही है, आपके पी एक्स की तरफ लग रहे हैं, इज इन सेम डायरेक्शन आर एडेड अप, वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम, इससे हम क्या देखेंगे, द सेम इज ट्रू फॉर ऑल डायमेट्रिकली, सभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर के लिए क्या होगा, सेम चीज सही होगी ऑफ करंट एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी ड्यू टू करंट थ्रू कॉइल इज, देखिए मैंने जो बात आपको बताई थी, ये तो सिर्फ हमने दो करंट एलिमेंट के लिए लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर यहाँ पे लेते और यहाँ पे लेते सेम कंडीशन इसके लिए होती, इस यहाँ पे लेते और यहाँ पे लेते सेम कंडीशन इसके लिए होती। और हमने मान भी लिया है जो आपकी कोयल है छोटे छोटे करंट एलिमेंट की बनी हुई है। तो अगर आपको टोटल आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट के ऊपर, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, किसको, डी बी साइन फाई को, क्योंकि साइन फाई तो आ रहा है, ऐड हो रहा है, जो चीज ऐड हो रही है तो उसको हम इंटीग्रेट करके हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, वी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन फाई। डीवी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आपको पता है कितनी है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में क्या है, इसके साइन फाई भी है भाई साहब, क्या है, साइन फाई। तो साइन फाई इसकी क्या हो रही है, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन हो रही है। सबसे पहले आपको साइन फाई फाइंड करना होगा, तो चले जाओ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सी, जो मैंने डायग्राम बनाई है उस डायग्राम से बताते हैं। ट्राइंगल में चले जाओ, साइन सी ओ पी में, तो साइन फाई कितना होगा, व्हाट विल बी साइन फाई, साइन फाई, इनको अलग से ऐसे करके लिख रहा हूं, ये भी चीज अलग थी आपकी, ठीक है, ये डायग्राम में कंप्लीट। तो साइन फाई कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ओ पी में साइन फाई किसके बराबर होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि किसके बराबर, सी ओ अपॉन सी पी। बट इज सीओ, सीओ है आपका ए और सीपी क्या है आपका आर, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी साइड आपका सीपी कितना आ जाएगा आपका, सॉरी साइन फाई कितना आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज मैं वहां पे लिखने वाला हूं, देखिए कैसे, इन ट्राइंगल सी ओ पी साइन फाई कितना आया आपका, साइन फाई आया आपका कितना था, सी ओ अपॉन सीपी। व्हाट वाज सीओ, सीओ आपका था ए और सीपी कितना था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो जहां पे सी आपने साइन फाई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको इधर कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो। हाँ, तो दिस देयरफॉर बी किसके बराबर आ जाएगा आपका, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। मैं इसको लिख रहा हूं पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, साथ में क्या है आपका, अब क्या आ जाएगा, साइन फाई की जगह आपका ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, मैं साइड पे ही कर रहा हूँ इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू,
ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, याद से करके, ये लीजिए इस साइड पे कर रहा हूं मैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू, देखो म्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, i भी बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर कितनी है 1/2, देखना क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1। अगर आपको विजिबल नहीं है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, क्या बोला मैंने, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1, मल्टीप्लाई किसके साथ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, स्क्वायर रूट का मतलब क्या था, पावर कितनी 1/2, और इंटीग्रेशन किसकी हो रही है आपकी, डीएल की, और इसके ऊपर ए भी था साथ में। तो इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो बी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आई को थोड़ा सा साइड पे लिखता हूं, तो क्या आएगा आई ए अपॉन, यहां आ जाएगा, देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, क्या हो जाएगा 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, ये कितना आ जाएगा 3/2, और इंटीग्रेशन किसकी हो रही है डीएल की। व्हाट इज डीएल, डीएल की इंटीग्रेशन पहले भी मैंने आपको बताया है, तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या देगा आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि डीएल ये आपका सर्कल था, डीएल इतनी सी लेंथ है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी सर्कल की, और टोटल लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। जैसे ही आपने डीएल को इंटीग्रेट किया था आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 2πr, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना था आपका सर्कल का, a था, तो 2πa हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2πa। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंप्लाइज v विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ia, डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी 3/2 इंटू डीएल की इंटीग्रेशन की तो क्या मिला आपको 2πa मिला। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी को बात समझ आई होगी, क्या क्या हो गया हमारे पास, क्या क्या बन चुका है। तो ये जो आपको वैल्यू मिली यहाँ पे b की, उसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2πa स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, है ना। जब मैं 2 को बाद में लिखता हूं ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो 2 को पहले लिख देते हैं, क्या है 2π a इंटू ए क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू क्या है आई, यानी कि करंट, अपॉन क्या है डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी 3/2। ये आपके पास एक रिलेशन आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ही आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो हमने फाइंड करना था। पहली बात देखो, इन केस अगर ये तो आपका था एक सर्कल, अगर बहुत सारे सर्कल से ऐसे टर्न होते और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनती, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनती, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता पी पॉइंट के ऊपर, उसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, तो b की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर b कितना होता है n टाइम्स हो जाता वो, ये एक कॉइल के लिए अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होती, सर्कल्स होते, तो n नंबर ऑफ टाइम्स हो जाता, तो क्या फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2πn, क्या होता 2πn इंटू आई ए स्क्वायर, एक ही मतलब है सेम चीज की, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये फॉर्मूला बन जाता, कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आई होगी, अगर क्लियर है तो से यस, और कमेंट में अगर आपको समझ आती है तो कमेंट में आप बता दिया करो कि समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है, मुझे पता भी चलना चाहिए आपको समझ आती है कि नहीं। अब कुछ केसेस देख लेते हैं इसके। देखो, अगर
व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ कॉइल देन एक्स विल बी 0। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ये है ना कॉइल, जो मैंने डायग्राम बनाई इसी से समझाता हूं। आपने इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड किया, बी फाइंड किया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पॉइंट उठा के कहां पे ले आओ, सेंटर पे ले आओ। आप इस पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आ रहे हो तो एक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। जैसे सेंटर पे आओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्स की वैल्यू इसी कंडीशन, यहां पे तो वही लिखा हुआ है जो केस नंबर फर्स्ट है आपका। क्या लिखा मैंने, ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, तो देखो केस फर्स्ट क्या बन रहा है आपका, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास जो B होगा वो कितना होगा, वो देखो, V विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या था, 2 पाई n i a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, की पावर कितनी, 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, a का क्यूब आएगा। यहां से वैल्यू स्क्वायर और ये कट जाएगा यहां से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n इंटू आई। ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर आपका सिंगल टर्न होता तो n भी नहीं होता, ठीक है, एक सिंगल कॉइल के लिए। तो डिनोमिनेटर में क्या आता, a आता। और ये रिलेशन हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ है, पता तुम लोगों को, हमने जब सेंटर ऑफ द कॉइल क्या फाइंड की थी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, वहां भी ये फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू आई था, और डिनोमिनेटर में क्या होता था आपका, आर होता था। आर क्या होता था, रेडियस ऑफ सर्कल। सेम फार्मूला यहाँ पे आया, बस एन क्या है आपका, एन कुछ नहीं, अगर एन नंबर ऑफ कॉइल्स होती तो बस वो बात है, यहाँ पे कुछ नहीं और। तो ये बात समझिए। दूसरा, व्हेन पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगर जो पॉइंट P है बहुत दूर होता तो एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए। एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर पॉइंट P बहुत दूर हो जाता है, तो सेंटर ऑफ कॉइल से बहुत दूर चला जाता है, तो उस समय एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ए बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्स। तो मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा बी का, वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। और जैसे इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई n i a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहां पे मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, जहां से पाई, क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका पाई और ए, व्हाट इज इट, इट इज ए एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ए क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल, पाई क्या है, तो पाई इंटू रेडियस ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूं, कैसे फार्मूला हो जाएगा मेरा, देखना ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या है बचा आपका, एन आई ए, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, एक्स क्यूब। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ आ रही होंगी आपको। और यहां पे जो आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक टर्म आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो किसके बराबर होती है, इट इज, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ऐसे आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर टर्न्स एंड एरिया ऑफ करंट लूप। ये किसके बराबर होता है, एम्पियर टर्न्स और एरिया ऑफ करंट लूप। एम्पियर टर्न्स मतलब क्या, करंट इंटू एरिया, क्या देता है आपको, डाइपोल मोमेंट देता है एक सर्कल का। अगर बहुत सारे सर्कल्स यानी कि कॉइल हो पूरी की पूरी, तो वो किसके बराबर होगी, एम्पियर टर्न्स, यानी कि n इंटू आई इंटू ए आपको क्या देता है, डाइपोल मोमेंट देता है, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल M के साथ लिखते हैं। तो कैपिटल M इक्वल्स टू NIA, और इसका यूनिट ये क्या है आपका, करंट एम्पियर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होता है इसका,
एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि NIA को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैपिटल M लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, NIA क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल M लिख सकता हूँ। तो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, M अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2 रह गया था, इसको 2 भी लिख लेना यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। ये आएगा आपका डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आपका क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज एम, एम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एम इक्वल टू क्या है, NIA। ठीक है, ये मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, बिकॉज। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आएगी। केस नंबर सेकंड, तो करंट लूप कैन बी रिगार्डेड एज, व्हाट इज करंट लूप, करंट लूप कैन बी रिगार्डेड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये आपको मैग्नेटिक, देखो कोयल जो है, करंट लूप जो थी उसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा हो, वो किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है, डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। कौन सा डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इसलिए जहां पे आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिला, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, एम के साथ। तो ये क्या है, करंट लूप कैन बी रिगार्डेड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल विच प्रोड्यूस इज मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या प्रोड्यूस करे, उस अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तीसरा पॉइंट, when the point lies on axis of coil at a distance equal to the radius, यानी कि एक इसके बराबर हो जाएगा, आपका x के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं ऐसा करके लिखूंगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या फार्मूला था, 2 पाई n, ठीक है, क्या था, 2 पाई n IA स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यानी कि मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, a, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए यहां पे इसकी पावर कितनी है, देखना ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NIA स्क्वायर। तो a की जो पावर है वो तो 2 है, इसका कितना आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगी। लेकिन 2 को देखो ध्यान से, 2 कितना हो जाएगा आपका, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो 2 देखो कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3/2 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 3/2 ही रहेगी। और इसको अगर देखो a स्क्वायर और ये कट जाएगा, आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन 2 रूट 3 इंटू e, ये बचेगा। देखिए अभी तक जो मैंने 3 केसेस किए उसमें से जो आपका सेकंड केस है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन अप टू डेरिवेशन यहां तक जो मैंने पढ़ाया ना, यहां तक तो आपको आना चाहिए। ये आपके एग्जाम में आता है जेके बॉस वाले। बाकी ये केसेस भी कई बार पूछ लेते हैं तो आपको केसेस भी पता होने चाहिए। तो मैंने अभी एक और चीज बताई आपको, जो आपकी करंट लूप है वो किस तरह से बात करना, किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना। जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिसाइडेड एज फॉलो। तो कोई भी कॉइल है, एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा होगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप सामने आपकी सामने कॉइल पड़ी हुई है, उसके अगर अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा, तो वो कौन सा पोल बना होगा आपके सामने, दैट विल बी नॉर्थ पोल। अगर उसके अंदर साउथ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा, तो वो कौन सा पोल बन रहा होगा आपके सामने, साउथ। नई बात समझ आई, देखो क्या, साउथ से मैंने देखो ऐसे डाला, ऐसे करके साउथ का एस। तो ये देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे करके एरो बना रहा है नीचे की तरफ ऐसे करके। तो एरो कैसे कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा कोई कॉइल के अंदर, आपने एक कॉइल देखी, तो आपके सामने जो कॉइल पड़ी हुई है इसके सामने जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आपको करंट चलता हुआ दिख रहा है तो वो कौन सा पोल बनाएगी, साउथ पोल। तो ऐसे देखो, ऐसा है तो ये इसका जो हड है, इस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो, जो एरो जो डायरेक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए याद रखना साउथ पोल बनेगा जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो, तो क्लॉकवाइज में
साउथ। और एन को ऐसा बना दो थोड़ा सा, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो कौन सा पोल बनेगा आपका, नॉर्थ। एन क्यों इस तरह से बना दिया मैंने, देख रहे हो ऐसे करके। एक ही कॉइल है, एक कॉइल के अंदर अगर आप इस तरफ से देखोगे, एक कॉइल को आप अगर इस तरफ से देखोगे तो करंट कैसा, अगर क्लॉकवाइज है इसकी ऑपोजिट साइड में देखना तो करंट कैसा लगेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एक साइड क्या बनेगी आपकी नॉर्थ और दूसरी तरफ कैसे क्या बनेगा आपका साउथ। इस बात को समझ लो अच्छे से। करंट अगर क्लॉकवाइज तो साउथ पोल बनता है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज तो करंट कौन सा बनेगा आपका, सॉरी पोल कौन सा बनेगा आपका, नॉर्थ पोल। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल में आपके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, नॉर्थ और साउथ होता है। जैसे आपके उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ कब बनता है, जब करंट आपका कैसा फ्लो कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज में होगा तो साउथ बनेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।